हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एच ट्यूटोरियल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे JCRT क्लास 7 का मंथली असाइनमेंट। तो देखिए, माह है सितंबर मंथ का है और सत्र देखिए 2021-22 यानी कि इसी साल का है। तो देखिए, टोटल पूर्णांक आपका 60 है और विषय देखिए हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत है। तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होगा वो देखिए मंथली असाइनमेंट के बेसिस पर ही आप लोगों का नंबर मिलेगा फाइनल एग्जाम में। तो ये एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कंप्लीट करना है आप लोगों को। और शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग अच्छी तरीके से ये असाइनमेंट अपना कंप्लीट कर सके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग हिंदी सब्जेक्ट देखते हैं। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और पहला और दूसरा नंबर का आंसर देना है। तो आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए, धान के खेतों में किसान नीम, सिंदूर और करम की डालियां क्यों गाड़ते थे? तो देखिए, पहला ऑप्शन है वज्रपात से फसल को बचाने के लिए, या दूसरा ऑप्शन देखिए अपने खेतों की पहचान के लिए, या फिर तीसरा देखिए कीट पतंगों से फसलों की रक्षा के लिए, या चौथा खेत में छाया होने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कीट पतंगों से फसलों की रक्षा करने के लिए किसान अपने खेत में नीम, सिंदूर और करम की डालियां गाड़ते थे। अब देखिए सेकेंड नंबर, रसायन शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से कौन शब्द बनेगा? तो बताना है कि रसायन में अगर इक प्रत्यय जोड़ दे तो कौन सा शब्द बनेगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन है रासायनिक, दूसरा भी रासायनिक ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बी नंबर है उसमें र में आकार दिया हुआ है और ए नंबर का ऑप्शन में र में आकार नहीं है। और सी नंबर का देखिए रासायनिक, यहाँ पर र में आकार और स में आकार दिया हुआ है। और डी ऑप्शन देखिए रसायनक, तो इसमें बताना है कि सही शब्द कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा, रासायनिक। ओके, ये वाला जो स्पेलिंग है रासायनिक का वो स्पेलिंग सही है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। अर्थ लिखना है। तो देखिए, पहला यहाँ पर अन्य लिखा हुआ, अन्य का अर्थ होता है दूसरा। उसके बाद क्रम, क्रम का दूसरा अर्थ हम लोग समझ सकते हैं सिलसिला। ओके, सिलसिला, क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। फिर देखिए अन्न, यहाँ पर अन्न है, अन्न का मतलब होता है अनाज। और यहाँ पर कर्म है, कर्म का मतलब होता है कार्य। एक्चुअल में एक ही जैसा सुना आ रहा है, देखिए अन्य और अन्न, लेकिन मतलब अलग अलग है। अन्य का मतलब होता है दूसरा और अन्न का मतलब होता है अनाज। उसी तरीके से कर्म का मतलब होता है सिलसिला और यहाँ पर कर्म है, कर्म का मतलब होता है कार्य। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, दवा के रूप में पेड़ पौधों के किन किन भागों का प्रयोग किया जाता है? 4 औषधीय पेड़ पौधों के नाम लिखिए। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो देखिए इसका उत्तर, 4 नंबर का उत्तर, दवा के रूप में पेड़ पौधों के पत्ती, तना, फल, फूल, जड़ आदि भाग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए 4 औषधीय पेड़ पौधों के नाम, पहला है तुलसी, दूसरा है नीम, तीसरा है अदरक और चौथा है नींबू। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका अर्थ स्पष्ट करना है। देखिए, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसका हम लोगों को अर्थ बताना है। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि दुनिया की सारी खुशबू बिखेरने वाली अगरबत्तियों को बनाने वाले श्रमिकों के कार्य करने की दशा अत्यंत दयनीय होती है। वे तंग बस्तियों में, गंदे मोहल्लों में, बदबूदार टोले के अंदर दुनिया के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। तो इस तरीके से इसका आशय स्पष्ट हो चुका है, अर्थ हम लोग क्लियर कर चुके हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हमारा हिंदी का कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग इंग्लिश की ओर बढ़ते हैं। इंग्लिश का पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम द लेसन द रंगोली सजेस्ट? तो यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखा हुआ है, इसको पहले पढ़ते हैं। देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम इंकरेज्ड हिज मदर। तो ये लाइन का मतलब क्या है, क्या सजेस्ट किया जा रहा है इस लाइन से?
तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम इज द बेस्ट टाइम। बी ऑप्शन देखिए वेल बिगन इज हाफ डन। एंड सी देखिए ओनली आफ्टर स्टार्टिंग वी लर्न एनीथिंग। उसके बाद देखिए डी नंबर परफेक्शन कैन बी अचीव्ड लेटर ऑन। तो देखिए इसका जो आंसर है मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा है। क्यों, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ। देखिए जब अखिल को रंगोली बनाने के लिए कहा जाता है तब अखिल कहता है कि मुझसे रंगोली बनेगी क्या, तब उसकी माँ कहती है देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। ऐसे करके ऐसे बोल कर उसकी माँ उसको इंकरेज करती है। तो ये लाइन जो बोलती है उसकी माँ देयर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए मैं जो चारों ऑप्शन दिया हुआ है उसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप अपने अनुसार इसे क्लिक कर लीजिएगा। देखिए पहला जो समय होता है फर्स्ट टाइम ही सबसे अच्छा समय होता है कोई भी काम को करने का, या फिर कोई हम लोग जब फर्स्ट टाइम कोई काम करते हैं तब वो बहुत अच्छा होता है। या फिर अगर अच्छा शुरुआत होता है तो समझना है कि कम से कम हाफ तो हम लोग काम कर ही लिए हैं। या फिर ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए ओनली आफ्टर स्टार्टिंग वी लर्न एनीथिंग, स्टार्ट करने के बाद ही हम लोग कुछ सीख सकते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर डी देखिए परफेक्शन कैन बी अचीव्ड लेटर ऑन, जो परफेक्शन है यानी कि कोई भी काम में महारत है वो बाद में अचीव होता है। तो इस तरीके से मेरे अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पर मैं श्योर नहीं हूँ। इस चीज़ को मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि मुझे सी नंबर सही लग रहा है, बट इस पर आप एक बार देख लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड नंबर। What type of world does the poet talk about in the given lines taken from the poem I saw a new world? तो देखिए I saw a new world एक पोएम का नाम है, उसमें जो पोएट है वो कैसा दुनिया को देखता है। तो देखिए यहाँ पर लाइन लिखा हुआ है I saw a new world in my dream where all the folks alike did seem। तो कैसा दुनिया को देखता है लेखक अपने सपने में, उसको बताना है। पहला ऑप्शन देखिए वर्ल्ड फुल ऑफ पीस, सेकेंड अ वर्ल्ड फुल ऑफ डाइवर्सिटीज, सी नंबर का ऑप्शन देखिए तीसरा ऑप्शन है अ वर्ल्ड फुल ऑफ हैप्पीनेस, या फिर डी देखिए अ वर्ल्ड वेयर एवरीवन लुक्स द सेम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे दुनिया का सपना देखता है लेखक जहाँ पर सभी लोग एक जैसे दिखते हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे सभी सेम दिखते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स, 20 से 30 शब्दों के बीच में आंसर देना है। तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन ऑन विच फेस्टिवल डू वी मेक रंगोली, हम लोग कौन सा फेस्टिवल में रंगोली बनाते हैं। व्हाट हैड मुमताज रिटन इन उर्दू विथ द कलर्स, मुमताज उर्दू में कलर के साथ क्या लिखी थी, यानी कि कलर से क्या लिखी थी उसको बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर देखिए वी मेक रंगोली ऑन द ईव ऑफ दिवाली फेस्टिवल, दिवाली फेस्टिवल के अवसर पर हम लोग रंगोली बनाते हैं। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन था देखिए मुमताज हैड रिटन दिवाली मुबारक मीन्स हैप्पी दिवाली इन उर्दू, तो मुमताज कलर के साथ दिवाली मुबारक लिखी थी जिसका मतलब होता है हैप्पी दिवाली। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए बी नंबर नेम 2 क्वालिटीज द पोएट विशेस टू सी इन हिज कंट्रीमैन इन द पोएम। देखिए वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, एक पोएम का नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। इस पोएम में लेखक 2 क्वालिटी के बारे में बताया है जो कि अपने कंट्रीमैन में वे देखना चाहते हैं। ओके, अपने देशवासियों में देखना चाहते हैं, तो 2 क्वालिटी को लिखना है। देखिए इसका आंसर द पोएट विशेस दैट हिज कंट्रीमैन शुड रिमेन इन यूनिटी एंड ट्रूथफुल टुवर्ड्स देयर नेशन। दस 2 क्वालिटी पोएट वांट्स टू सी इन हिज कंट्रीमैन, मतलब लेखक अपने देशवासियों में एकता और सच्चाई का जो क्वालिटी है उसे देखना चाहते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। देखिए पहला है ही सेज आई विल कम आफ्टर एन आवर। तो चलिए इसका हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच लिखते हैं। तो देखिए 4 नंबर का ए ही सेज आई विल कम
आफ्टर एन आवर, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच में है, इसको इनडायरेक्ट में बनाना है। तो देखिए इसका आंसर ही सेज दैट ही वुड कम आफ्टर एन आवर, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए सेकेंड नंबर, बी नंबर क्वेश्चन है, सी सेड दिस इज द चीपेस्ट क्लॉथ। तो इसका इनडायरेक्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सी सेड दैट दिस वाज द चीपेस्ट क्लॉथ, इसे आप नोट कर लीजिए। एक्चुअली यहाँ पर देखिए दैट के बाद यहाँ पर दिस का दैट होना चाहिए था, लेकिन दो बार दैट हो जा रहा था, तो मैंने दिस के बाद दो बार दैट ना यूज करके दिस दैट यूज किया है। ओके, देखिए यहाँ पर सी सैड दैट दिस वाज द चीपेस्ट क्लॉथ, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सी नंबर की ओर। सी नंबर का क्वेश्चन देखिए, दे सैड वी आर गोइंग टू सिनेमा, हम लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं। तो इसका इनडायरेक्ट देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच, दे सेड दैट दे वर गोइंग टू सिनेमा, इसे भी आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट डी नंबर की ओर। डी नंबर का देखिए, यू सेड आई एम फीलिंग इल, आपने कहा कि मतलब मैं बीमार हो रहा हूँ। ओके, तो चलिए इसका हम लोग इनडायरेक्ट देखते हैं। देखिए यू सेड दैट यू वर फीलिंग इल, तो इस तरीके से हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा इंग्लिश का भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट मैथ की ओर। मैथ का देखिए पहला क्वेश्चन, कौन परिमेय संख्या नहीं है, बताना है कि इसमें से कौन सा संख्या है जो परिमेय संख्या नहीं है। ए देखिए 8/9, बी देखिए -9/8, सी है 0 और डी है 1/0। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। कोई परिमेय संख्या के नीचे यानी कि नीचे हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ओके, अगर 0 होता है हर में तो वो परिमेय संख्या नहीं होता है, वो ये अपरिभाषित संख्या है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड नंबर की ओर। 3/-12 संख्या रेखा पर कहाँ स्थित है। तो देखिए 3/-12 कहाँ पर स्थित होगा उसको बताना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन देखिए एल और एम के बीच में, मतलब एल और एम के बीच में, या फिर दूसरा ऑप्शन देखिए एम और एन के बीच में, देखिए एम और एन के बीच में, या फिर ऑप्शन नंबर सी देखिए एन और ओ के बीच में, यानी कि 0 के बीच में, एन और 0 के बीच में, या फिर ऑप्शन नंबर डी देखिए आर के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन और 0 के बीच में, यहाँ पर होगा 3/-12, इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, -21/36 को मानक रूप में लिखिए, इसको मानक रूप में लिखना है। तो आप ऐसा कीजिएगा, -21/36 है, बस इसको काट दीजिएगा। इसको काटेंगे तो क्या आएगा, हम लोग अगर इसको काटते हैं 3 से कट जाएगा, 3 7 21 और 3 1 3, 3 दूना 6, और यहाँ पर माइनस है ऊपर में तो यहाँ पर माइनस लगेगा। इस तरीके से इसका मानक रूप हो जाएगा -7/12, यही हो गया इसका आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 3/-15 में से 5/12 को घटाएं। तो यहाँ पर माइनस करना है। ओके, भिन्न का घटाव है, तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 नंबर का सोल्यूशन है 3/-15 -5/12, इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहला स्टेप यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो नीचे माइनस है उसको ऊपर ले आएंगे यहाँ पर। ओके, नीचे का माइनस ऊपर कर दिए हैं और बाकी यहाँ पर का यहाँ पर सेम उतार दिए हैं, बस माइनस नीचे था उसको ऊपर कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 15 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। 15 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 60 निकलेगा। उसके बाद 15 का पढ़ा बोलेंगे कितने बार में 60 आता है, 15 चौके 60, तो 4 को हम लोग -3 के साथ गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पर -3 × 4 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर माइनस है उसको यहाँ पर माइनस लगाना है, फिर 5 को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अब देखिए 12 का पढ़ा बोलना है कितना बार में 60 आता है, 12 25 60, 5 को ये वाला 5 के साथ यहाँ पर गुना कर देना है। अब नीचे देखिए यहाँ पर गुना करेंगे 3 चौके तो 12 हो जाएगा, माइनस लगेगा क्योंकि 3 में माइनस है, और यहाँ पर देखिए 5 5 25, यहाँ पर 25 हो जाएगा, और दोनों के बीच में यहाँ पर देखिए माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। अब लोग 12 और 25 को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों में माइनस है, जोड़ने से -37 होता है, और नीचे 60 है उसको 60 लिख देना है।
और ये दोनों नहीं कटेगा, इसलिए यही हमारा आंसर आ चुका है। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप ये भी क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, -1/3 में से 1/3 के बीच दो परिमेय संख्या ज्ञात करें। मतलब -1/3 और 1/3 के बीच में दो परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको भी सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 5 नंबर का सॉल्यूशन, -1/3 तथा 1/3। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है इसी तरीके से लिखना है। फिर अगला स्टेप में यहाँ पर -1/3 लिखना है और यहाँ पर देखिए 1/3 को यहाँ पर उतारना है। अब हम लोग दोनों में 2/2 और 2/2 से गुना कर देते हैं। अब गुना करने के बाद हम लोगों को देखिए क्या मिलेगा। अगर हम लोग -1 को 2 के साथ गुना करते हैं तो -1 हो जाएगा, नीचे 3 दूना 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 दूना नीचे 6 हो जाएगा, ऊपर 2 1 का यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब हमारे पास आया है देखिए -2/6 तथा 2/6। अब इसके बीच में दो संख्या तो आराम से मिल जाएगा। देखिए नीचे हर दोनों सेम है 6 6, तो बस -2 के -2 और 2 के बीच का संख्या को लिख देना है। तो देखिए -1/6, 0/6 और 1/6, ये 3 संख्या हम लोगों को मिल चुका है। तो 3 में से कोई 2 ही लिखना है। आप -1/6 लिखिए और 0/6 लिखिए तो भी चलेगा, या फिर मैंने देखिए -1/6 और 1/6 को लिखा है इस तरीके से। अतः देखिए -1/3 तथा 1/3 के बीच दो परिमेय संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा -1/6 एवं 1/6। तो ये दोनों हमारा आंसर आ चुका है। देखिए परिमेय संख्या का आंसर सेम नहीं आ सकता है, पर यह भी बिल्कुल सही है। आप अगर अलग आपका आंसर आ रहा है और प्रोसेस सही है तो आपका आंसर सही है और आपको पूरा नंबर मिलेगा। इसको ध्यान देना है। ओके, परिमेय संख्या बहुत सारा होता है, कोई भी 2 ही तो लिखना है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए साइंस, क्योंकि मैथ का हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं देखिए मैथ में पहला नंबर, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए सांस लेना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन मानव का प्रमुख श्वसन अंग है? तो मानव का प्रमुख श्वसन अंग का नाम बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है फेफड़ा, दूसरा है हृदय, तीसरा है गलफड़ा और चौथा है श्वास रंध्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, फेफड़ा। ये बहुत ही आसान है, कॉमन सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं सेकंड नंबर, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से हानिकारक रासायनिक परिवर्तन का चयन करें। तो देखिए आपको ये तो पता है कि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन हानिकारक है उसको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है जंग लगना, दूसरा ऑप्शन है भोजन का पचना, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, चौथा ऑप्शन है फल का पकना। तो देखिए जंग लगना इसमें सही आंसर होगा, क्योंकि जंग लगना ये हमारे लिए हानिकारक होता है, लोहा खराब हो जाता है, हम लोगों का नुकसान हो जाता है। वहीं पर देखिए भोजन का पाचन हमारे लिए अच्छा है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण ये भी हमारे लिए अच्छा है, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब हम लोगों को फल फूल मिलता है। और फलों का पकना ये भी हमारे लिए फ़ायदा होता है, फल पकेगा नहीं तो फिर खाने में टेस्ट नहीं आएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति आवर है, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा एक बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किसी स्थान पर शीघ्र पहुंचने के लिए आप किस वाहन का चयन करेंगे? कारण बताएं। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा वाहन का आप चयन करेंगे, जल्दी पहुँचना है तब। देखिए कार का स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और बस का स्पीड है 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड कौन जा रहा है? बस स्पीड जा रहा है। आपको जल्दी पहुंचना है तो कॉमन सी बात है बस पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि बस का स्पीड ज़्यादा है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखिएगा, हम बस का चयन करेंगे क्योंकि बस की चाल कार की चाल से अधिक है। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में क्यों की जाती है? कारण बताएं। तो कारण बताना है कि भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में ही क्यों की जाती है। तो इसका आंसर देखिए, सामान्यतः भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में की जाती है ताकि भेड़ पर बालों के सुरक्षात्मक आवरण के न रहने पर उन्हें मौसम की वजह से तकलीफ न हो। तो इसीलिए भेड़ों की बालों की कटाई गर्मी के मौसम पर ही अक्सर की जाती है।
हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर को उदाहरण सहित लिखें। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताना है उदाहरण के साथ। तो इसका आंसर देखिए, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर, भौतिक परिवर्तन और यहाँ पर है रासायनिक परिवर्तन। जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से सारणी बनाया है, आपको भी इसी तरीके से सारणी बनाकर अंतर लिखना है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन में ए नंबर, इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ओके, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। वहीं पर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो देखिए ए नंबर, इसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है। फिर देखिए बी नंबर, भौतिक परिवर्तन में यह अस्थायी परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। वहीं पर रासायनिक परिवर्तन की बात करें तो देखिए यह अस्थायी परिवर्तन है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट सी नंबर, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। और यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन में यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, यानी कि इसको नहीं पलटा जा सकता है। जैसे कि एक बार फल पक गया तो फल कच्चा नहीं हो सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट उदाहरण। देखिए उदाहरण की ओर, डी नंबर उदाहरण, बल्ब का जलना हमारा यहाँ पर भौतिक परिवर्तन है। जल जलेगा तो उसको हम लोग स्विच ऑफ करके बुता सकते हैं। वहीं पर देखिए रासायनिक परिवर्तन में दूध से दही का बनना, एक बार दूध से दही बन गया तो दही से दूध वापस नहीं बनेगा, इसलिए इसको रासायनिक परिवर्तन कहा जा सकता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। साइंस का भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सोशल साइंस की ओर, सामाजिक विज्ञान। देखिए पहला नंबर, नीचे तुगलक वंश से संबंधित सुधार कार्य दिए गए हैं, आपको उनमें से किए गए सुधार कार्य के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला देखिए, सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराना। दूसरा, देवगिरी को राजधानी बनाना। तीसरा, इक्ता व्यवस्था लागू करना। चौथा देखिए, बाजार नियंत्रण संबंधी सुधार। पांचवा देखिए, सांकेतिक मुद्रा जारी करना। और छठा देखिए, दुआब में कर वृद्धि करना। तो ये मैं आप पर छोड़ दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा एक बार, आपको जो सही लगता है आप कर लीजिएगा। वैसे भी ये 1 मार्क्स का ही है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। इसका आंसर एक्चुअली मैं नहीं बता पा रहा हूँ, तो इसीलिए मैं इसे नहीं बताता हूँ कि कौन सा सही है, आप अपने से इसको कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट देखिए परिच्छेद की ओर। देखिए यहाँ पर एक परिच्छेद लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे सेकंड नंबर से स्टार्ट करता हूँ। देखिए 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए तीव्र भूकंप का प्रमुख कारण था, यानी प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए पहला ऑप्शन है ऊंची ऊंची इमारतें होने के कारण। बी ऑप्शन देखिए ज्वालामुखी उद्गार के कारण। या फिर तीसरा देखिए अधिकेंद्र नज़दीक होने के कारण। या चौथा देखिए इंडियन प्लेट के गति के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडियन प्लेट के गति के कारण। यहाँ पर इसका कारण लिखा हुआ है, देखिए कारण इंडियन प्लेट का उत्तर की ओर गति करना। तो यहाँ पर अब हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। देखिए लोकतंत्र में एक दलीय व्यवस्था के स्थान पर बहुदलीय व्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, जनता के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को सामने लाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण ही अन्य राजनीतिक दल प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। या ऑप्शन नंबर सी देखिए बहुदलीय व्यवस्था ही लोकतंत्र में किसी एक दल की निरंकुशता से बचाता है। ये ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निर्वाचन आयोग के कई कार्य हैं, आप कोई 4 कार्य बताइए। तो निर्वाचन आयोग का 4 कार्य का उल्लेख करना है, 4 कार्य बताना है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए इसका उत्तर, निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। देखिए इसमें 4 कार्य का नाम लिखना है, 4 कार्य के बारे में थोड़ा सा बताना है, थोड़ा सा ये आंसर लंबा ही होगा। ओके, आंसर लंबा है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए। देखिए क नंबर, चुनाव क्षेत्र का परिसीमन। ओके, चुनाव क्षेत्र का परिसीमन निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है। चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना निर्वाचन आयोग का एक प्रमुख कार्य है। लोकसभा एवं विभिन्न विधानसभाओं के लिए समय समय पर सीटों का निर्धारण एवं सीमांकन किया जाता है। अब
नेक्स्ट देखिए सेकेंड कार्य है मतदाता सूची तैयार करना। चुनाव के पूर्व मतदाता सूची तैयार की जाती है। यह कार्य इस उद्देश्य से किया जाता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति मताधिकार से वंचित ना हो जो मताधिकार की योग्यता रखता हो। फिर देखिए नेक्स्ट तीसरा कार्य विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना। निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल हो सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट लास्ट चौथा कार्य राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना। निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। इसके अलावा अन्य दलों को भी चुनाव चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये 4 कार्य है निर्वाचन आयोग का। थोड़ा सा आंसर लंबा है बट आंसर लिख लीजिए, नंबर मिलेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर, वायुमंडल की विभिन्न परतों को चित्र के माध्यम से दर्शाते हुए उनके नाम लिखिए। तो वायुमंडल की परत का चित्र के माध्यम से उसका नाम लिखना है। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पृथ्वी है और ये हमारा वायुमंडल है। यहाँ पर परत बाय परत यानी कि बहुत सारा परत है। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है सेम इसी तरीके से आपको ड्राइंग करना है। कलर करना जरूरी नहीं है, ओके, बस नॉर्मल पेंसिल से इसको बनाना है। देखिए सबसे शुरू वाला जो परत होता है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। फिर दूसरा वाला को समताप मंडल, तीसरा जो परत होता है मंडल का उसको बोलते हैं मध्य मंडल, और चौथा को बोलते हैं हम लोग आयन मंडल, और फिर 5वां परत को बोलते हैं बाह्य मंडल। ये हमारा पृथ्वी के वायुमंडल का परत है। इसी तरीके से चित्र बनाना है और फिर नाम लिखना है। इसे आप ड्राइंग कर लीजिए, नाम लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोशल साइंस का कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए संस्कृत का। यहाँ पर देखिए संस्कृत अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पर कुछ अनुच्छेद है, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। आप इस अनुच्छेद को पढ़ लीजिएगा। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है सरोवरे कानि विकसंती, यानी कि सरोवर में क्या विकसित हो रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है फलानी, दूसरा ऑप्शन है कमलानी, तीसरा ऑप्शन है कर्मानी, चौथा ऑप्शन है मधुनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमलानी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर की ओर। कुर्दंती पदस्य कर्तृपदम किम अस्ति, यानी कि कुर्दंती, यहाँ पर देखिए कुर्दंती लिखा हुआ है। यहाँ पर कर्ता क्या है, कर्ता कौन है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है वानर, दूसरा ऑप्शन है मुनि, तीसरा ऑप्शन है मीना, चौथा ऑप्शन है लता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर ए वानर। यहाँ पर आप देखिए वानर यहाँ पर लिखा हुआ है, वानर कुर्दंती। इसे आप नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पूर्ण वाक्यन उत्तरत की ओर। देखिए तीसरा नंबर, सरोवरस्य समीपे कीदृश्य वट वृक्ष अस्ति, यानी कि सरोवर के समीप कैसा वट वृक्ष है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ से लिखना पड़ेगा आपको, सरोवरस्य समीपे एक विशाल वट वृक्ष अस्ति, विशाल बरगद का पेड़ है। पूर्ण वाक्य में लिखना है, यानी कि पूरा इसको लिखना है। यही हमारा उत्तर है पूर्ण वाक्य तीसरा नंबर का, ओके। अब बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। वानरान अत्र क विभक्ति किम च वचना। तो देखिए वारनाम, तो यहाँ पर कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है उसको बताना है। तो यहाँ पर विभक्ति हमारा द्वितीय विभक्ति है, ओके। विभक्ति द्वितीय विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति। और वहीं पर वचन का बात करें तो बहुवचन है, बहुवचन। इसे आप नोट कर लीजिए। आई होप बाकी सब क्लियर है और ये भी क्लियर है। इस तरीके से हमारा क्लास 7 का मंथली असाइनमेंट सितंबर का कंप्लीट हो गया है। आई होप वीडियो समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत हुआ है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो को अभी तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।